सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के जितने भी आपके क्वेश्चन है मॉडल सेट जो आपका आया हुआ है क्लास 10 का, वे सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके लिए आपको समय 1.5 घंटा दिया जाता है और कुल संख्या यदि देखेंगे तो आपको नंबर भी दिया जाता है 40 नंबर, और प्रश्नों की भी संख्या कितना होता है आपका 40 होता है। तो आज देखने वाले हैं जिसमें झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी झारखंड द्वारा मॉडल सेट निकाला गया है। उस मॉडल सेट का हम साइंस का पहला सेट देखने वाले हैं। इससे पहले हम मॉडल सेट यदि देखेंगे तो आपका जो एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान है उसका हम करा चुके हैं। यदि नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए साइंस का मॉडल सेट। इसमें आपका पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। टोटल क्वेश्चन आपका 40 होने वाला है और यह फाइनल एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और सभी मॉडल सेट क्या है आपको इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा। सो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, बताएं दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का किया जाता है, आपका ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी अवतल। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पे अवतल लिखा हुआ है। अवतल ये वह किस प्रकार है आपका गोल। तो गोल होने के कारण क्या है कि आपका दाढ़ी नाक ये सब क्या है आपका गोल होता है। तो गोल होने के कारण ये भी गोल है। तो इसको याद कैसे रखेंगे ना, वह जो है आपका गोल आकार का है, नाक कान भी आपका क्या होता है गोल होता है। तो इसमें याद रहेगा कैसे कि गोल मेरा नाक कान भी होता है, और साथ ही साथ देखेंगे तो ये वह भी गोल है, इसलिए क्या हो जाएगा ये अवतल हो जाएगा। इसको याद रखने का एक ट्रिक है ये, बाकी आप अच्छी तरह से और भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया गया नंबर 2 में गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो इसके बीच क्या संबंध होता है, F इक्वल टू क्या होता है R/2 होता है। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नंबर 3 मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। मीन्स कौन सी भौतिक राशि जो है बदलती नहीं है। तो आपका ऑप्शन देखेंगे तो एक आवृत्ति और एक आपका वेग दिया है। तो आंसर आपका सही क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 3 का बी यानी वेग हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बताया गया कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 1 मीटर दूरी फोकस वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है आपका 1D यानी 1 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 में दिया हुआ है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपका 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। मेरा P इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो P का मान मेरा दिया हुआ है कितना है आपका ये 4 डायोप्टर। तो इसकी जगह यदि हम 4 रखते हैं तो इधर 1 क्या हो जाएगा f हो जाएगा। 4 को f से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो f इक्वल टू 1 हो जाएगा, और नीचे में आपका क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर है, इसीलिए इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में आपका क्या होगा कट जाएगा। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 6। बताया गया कि वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के अग्रदीप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, आपका सभी प्रकार का ऑप्शन है, जिसमें से सही क्या हो जाएगा ये अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कॉर्निया होता है, या फिर आपका परितारिका, या पुतली, या फिर दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा दृष्टिपटल। एट मेरा क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है अनंत होता है, यानी हमारी आंखों तक जितना दूर तक देख सकता है, और निकट देखेंगे तो मेरा कितना होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नंबर मेरा कितना है 9 में बताया गया नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। आपका ऑप्शन देखेंगे तो ए में दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका, और आपका क्या है पुतली। तो सही आंसर आपका क्या आ जाएगा 9 का डी हो जाएगा, यानी पुतली नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताए मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मीन मनुष्य के आंख में जो फोटो बनता है उसकी प्रकृति किस प्रकार होती है। ऑप्शन देखेंगे तो सीधा और आभासी। देखिए एक चीज याद रखना, यदि सीधा रहेगा तो उसके साथ साथ आपका क्या आभासी भी होगा, और यदि आपका उल्टा रहेगा तो उल्टा के साथ क्या होता है वास्तविक होता है। तो सीधा या आभासी मीन्स ये हो सकता है, उल्टा या आभासी तो होता ही नहीं है। सीधा और वास्तविक ये भी नहीं, आपको याद क्या रखना है ये आपका डी सही हो जाएगा, यानी उल्टा और वास्तविक ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 10 का आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या बताया गया नंबर 11 में आपका है कि 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी ऊर्जा। 1 किलोवाट किसकी इकाई है ऊर्जा की इकाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, कूलम का एसआई आवेश होता है विद्युत धारा, विभवांतर या फिर प्रतिरोध। तो इसका ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका विद्युत आवेश। आवेश का ही एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नंबर आपका कितना है 13, जिसमें बताया गया है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या है, एक प्रकार की एक युक्ति है जो किस प्रकार ये बदलाव करता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 मेरा दिया हुआ है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की क्रिया है। आपका ऑप्शन देखेंगे संयोजन या फिर वियोजन। तो आपका ये हो जाएगा सही, जल का विद्युत अपघटन यानी ये टूटता है। तो टूटना मतलब क्या, दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है CuO एंड आपका देखेंगे तो H2 यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपका जुड़ा हुआ है। ये देखेंगे तो रिएक्शन करके बनाता है क्या, कॉपर और आपका H2O यानी जल बनाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार बताया दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, आपका यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आपका नंबर 16 में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो एक चित्र दिया हुआ है जिसमें से आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन, ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। एंड लोहे की कील आप देख सकते हैं ये सब। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की कील को यदि डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को विस्थापित कर देगा, लोहा कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और ये क्या बन जाएगा, आपका लो सल्फेट बना देगा। इसलिए इस प्रकार के विस्थापन होता है। तो ऐसे विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, यानी ऑप्शन देखेंगे तो आपका दिया हुआ है क्या, संयोजन या फिर वियोजन या फिर विस्थापन। तो ये सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया मीन्स उसके जगह को ले लेता है अधिक क्रियाशील होने के कारण। नेक्स्ट 17 मेरा क्वेश्चन है, बताया निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन है, आपका ऑप्शन देखेंगे तो A, B, C एंड D दिया, जिसमें से ये C सही हो जाएगा, लिटमस पत्र। ये लिटमस पत्र क्या है, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 18 में बताया गया कि किसी विलयन का pH मान 10 से, क्वेश्चन में क्या बताया 18 में, किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्न में से क्या होगा। यानी देखिए एक चीज़ याद रखना है, किसी भी विलयन का यदि pH मान आपका 7 से अधिक रहेगा, 7 से क्या अधिक रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। और किसी भी विलयन का pH मान यदि 7 से आपका क्या रहेगा, कम रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अम्ल होता है। एंड आपको याद रखना है कि किसी भी विलयन का pH मान 7 ही होगा तो वो आपका किस प्रकृति का हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसमें से पूछा है कि 10, तो ये 7 से अधिक है, तो यानी किस प्रकार का, ये आपका क्षार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। एक आपको इमेज दिखता होगा, इस इमेज में बताया गया कि किस प्रकार की क्रिया हो रही है या फिर ये क्या बता रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, जी ये आपका ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे तो हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। तीसरा में बताया कि हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया है जिसमें बताया सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो ये आप रेड चीज़ को देख सकते हैं, ये चेतावनी का ही सिंबल है। इसमें से क्या बताया गया कि सांद्र अम्ल मीन्स जो है गाढ़ा अम्ल होता है और क्षार वाले बर्तन का चेतावनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या, इमली में कौन सा अम्ल होता है। आपका ऑप्शन यदि देखेंगे तो आपका देखेंगे पहला ऑप्शन में क्या है, सिट्रिक अम्ल, ठीक। दूसरा में ऑप्शन आपका क्या बताएगा, टार्टरिक अम्ल। तीसरा में भी आपका सिट्रिक अम्ल। तो देखिए पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये तो गलत है और ये भी गलत, क्योंकि सिट्रिक अम्ल जो आपका दिया हुआ है ये दोनों एक साथ दे ही नहीं सकता है ऑप्शन में। आपका दूसरा है लैक्टिक अम्ल एंड आपका देखेंगे तो ये टार्टरिक अम्ल। तो सही क्या हो जाएगा, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। बी ये लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, आप जरूर बताएं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया गया कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, धातु नहीं पूछा है, अधातु। तो अधातु में आपका क्या आ जाएगा, ये ब्रोमीन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 22 में क्या बताया गया है कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपका ये बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाए। तो आधुनिक आवर्त सारणी मेरा किस आधार पर बनाए, परमाणु संख्या के आधार पर बनाए, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, जिसमें से बताया गया निम्न में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सा धातु सबसे अभिक्रियाशील धातु है, यानी ये आपका पोटेशियम है, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी पोटेशियम क्या है, आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 25 में बताया गया है, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी खनिज।
पृथ्वी की यदि देखेंगे भू प्रॉपर्टी पर, तो उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो भी तत्व या यौगिक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? खनिज होते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। अयस्कों में आपका अशुद्ध तत्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। आपका और भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? आपका ऑप्शन देखेंगे तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बनिक अम्ल। तो आपका 26 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे। बताया गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में यदि देखेंगे तो जल का टूटना, जल टूटता है जी। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जल का टूटता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त भी होता है क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ही क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं। उन लोग क्या है? CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे तो बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, तो ये आपका क्या है? गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है बल्कि ग्रहण होता है, तो ही हम उनके बदले में क्या ऑक्सीजन प्राप्त कर पाते हैं। आपका ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, ये उपयोग होता है, यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे। आपका बताया गया कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो देखेंगे आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्या? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर नीचे दोनों ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। बताए वृक्क की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? आपका ऑप्शन है कोशिका, वृक्क, न्यूरॉन या फिर डायलिसिस। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, वृक्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे, जिसमें से आपका क्या बताया गया कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो फल को पकाने के लिए आपका ऑप्शन ऑक्सिन दिया हुआ है, जिब्रेलिन दिया हुआ है, एथिलीन दिया है। तो ये सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी एथिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे, जिसमें से आपका क्या बताया 31 में बताया एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन स्रावित किसके द्वारा होता है? अंडाशय द्वारा या फिर थायराइड द्वारा या फिर वृषण द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? अंडाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे। बताया गया क्या आपका नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संलयन को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, यानी सही आंसर आपका बी हो जाएगा। आप एक फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा। ये एक प्रकार का क्या हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन विधि से जनन होता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 33 का आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? यानी ये एक समजातीय अंग है, यानी ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें से आपको क्या बताया गया कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना है? तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था इसमें कौन सा पौधा था? आपका मटर का पौधा था, यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखेंगे। 36 में मेरा क्या बताया गया है, इसमें से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो इसमें से कौन उत्पादक है? आपका सांप है जी, सांप तो कोई उत्पादन नहीं करता, मेढक भी नहीं, घास, घास क्या है? ये एक प्रकार का उत्पादक है, यानी ऑप्शन आपका 36 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। एंड 37 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से बताया गया कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो किसी आहार श्रृंखला में यदि देखेंगे तो शाकाहारी का निर्माण क्या होता है? प्रथम पोषीय स्तर का, या फिर द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का, या फिर चतुर्थ पोषीय स्तर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पोषीय स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा जिम्मेदार है? यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CFC। तो ये सही आंसर आपका बी हो जाएगा, CFC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 39 बताया गया है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन देखेंगे तो मेरा दिया है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये नाभिकीय ऊर्जा आ जाएगा, ये ऊर्जा। एंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है, जिसमें से मेरा क्या है 40 क्वेश्चन, और इसमें बताया गया पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 15 किलोमीटर पर आवर होगा तो ही क्या होगा? पवन ऊर्जा उत्पादित हो सकता है, हवा की चाल होनी चाहिए। तो ये टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो कंप्लीट हो जाता है। और आपका देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप देख सकते हैं, जिसमें से आपका क्या सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है, और जितने भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं सभी क्वेश्चन को भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपका मॉडल सेट है सभी मॉडल सेट को करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।